देश में पहली बार एक अपराधी या एक अपराधी गैंग के लिए बनाई गई पहली यूनिट। खौफ का ये आलम था कि बाजार भी 8 बजे बंद हो जाए। श्री प्रकाश शुक्ला आशिक मिजाज इंसान था, दिलफेंक इंसान था। जी। वो एक बड़ा हथियार बना। 4 महीने हो गए, इनके पास इसकी फोटो नहीं है, ये क्या खाक उसका खात्मा करेंगे। रोज एक किस्सा श्री प्रकाश शुक्ला का कोई न कोई बता रहा है, जिसमें 10% भी सच्चाई नहीं है, 90% झूठ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। वाह, क्या सच्चा शेर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर से मैं करना चाहूंगा। क्यों भला मैं रोशनी की भीख मांगू जुगनुओं से, क्यों भला मैं रोशनी की भीख मांगू जुगनुओं से, अपने हिस्से का नया सूरज उगाना जानता हूं। आज पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं हमारे साथ, उन्होंने अपने हिस्से की रोशनी के लिए किसी के आगे न तो हाथ फैलाया न भीख मांगी, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से अपने हिस्से का नया सूरज खुद उगाया है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं राजेश पांडे जी। आईपीएस रहे हैं, यूपी की जो पहली एसटीएफ बनी थी उसमें शामिल थे, और बहुत सारी आज दिलचस्प हम पांडे जी से बात करेंगे। राजेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। अपराधी के खिलाफ आपने कार्रवाई करने में कभी संकोच नहीं किया, और एक सबसे बड़ी जो आपकी पहचान बनी, श्री प्रकाश शुक्ला का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे खूंखार, सबसे कुख्यात यूपी का अपराधी, और उसके खिलाफ जब आपने एक्शन लिया, गोली चलाई, उसको एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में आजकल यूट्यूब से लेकर गूगल, इंटरनेट पर बहुत सारी तमाम जानकारी है, लेकिन आपकी पिछले कई महीनों से एक किताब बेहद चर्चा में है, वर्चस्व किताब का टाइटल है। किताब को लिखने का ख्याल आपको कैसे आया, और क्यों जरूरत महसूस की आपने कि जब इतना सारा कंटेंट पब्लिक डोमेन में है तब एक किताब लिखी जाए और लोगों के सामने लाया जाए? असल में देखिए राघवेंद्र जी, समस्या ये थी कि ये इंटरनेट, या ये कह लें कि ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत बाद में आया। उस जमाने में तो कुछ था नहीं जी। न उस जमाने का कोई रिकॉर्ड है, ये 90-91 की बात है, कोई 91 की शायद बात है, और न उस जमाने का कोई रिकॉर्ड कहीं किसी इंटरनेट पे कहीं उपलब्ध है। आप ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। जब ये इंटरनेट आया, जब ये सोशल मीडिया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा जी, तो मैंने ये महसूस किया कि रोज एक किस्सा श्री प्रकाश शुक्ला का कोई न कोई बता रहा है, जिसमें 10% भी सच्चाई नहीं है, 90% झूठ। कोई उसको ये बताने वाला नहीं है कि साहब ये, अच्छा आप भी जानते हैं कि जो एक बार इंटरनेट पे चल पड़ा, आप कितनी सफाई देंगे, कितनी बार कहेंगे कि नहीं साहब ये सही है, ये गलत है, नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह की करीब, जब ये किताब मैंने लिखना शुरू किया था, उससे पहले करीब करीब आपको 200 तो यूट्यूब की कहानियां मिलेंगी श्री प्रकाश के बारे में। भांति भांति की कहानियां, सब कपोल कल्पना, बिल्कुल उस पर आधारित। तो ये पहले भी एक बार अरुण कुमार साहब, जब हम लोग नौकरी में थे, तो उन्होंने कहा था कि जितनी चीजें हुई है राजेश, इसको कहीं नोट करके रखना, कि कभी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसको किसी फोरम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किताब की बात कभी दिमाग में नहीं आई। तो जब मैंने देखा कि 200-300 किताबें, 400-500 लेख ये इंटरनेट पे केवल श्री प्रकाश पे मौजूद हैं। कुछ 2005 में एक फिल्म भी बना दी कबीर कौशिक ने जी, शहर करके। फिर एक दिन देखा मैंने कि साहब एक वो रंगबाज करके सीरीज है, उसमें श्री प्रकाश की। आप यकीन करिए, हम लोगों से किसी ने नहीं पूछा, हम लोग जो उस टीम के पार्ट थे उससे किसी ने नहीं पूछा, जो इंटरनेट पे उपलब्ध था उसी पर अपना बना दिया उन्होंने सीरीज। और ये दुखद पहलू है कि सीरीज के तौर पर जब एक काम जनता के सामने आ रहा है, तो बेहतर ये होता कि आप और आपके तमाम साथी जो लीड कर रहे थे, जो टीम में शामिल थे, उनसे बातचीत करके तब वो एक तस्वीर पेश की जाती, वो ज्यादा बेहतर होता। तो देखिए, तब फिर हमें भी अच्छा लगता है ना कि चलो हम लोगों से बात की है तो फैक्ट्स उसने लिखे हैं जी। आप देख लीजिए बाकी के जितने यूट्यूब चैनल हैं, किसी में कोई फैक्ट्स का जिक्र नहीं। मैंने अरुण कुमार साहब से बात की, मैंने कहा साहब ये तो ऐसा गलत परोसा जा रहा है,
और चारों तरफ परोसा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे इसको काउंटर किया जाए और किसका किसका जवाब दिया जाए। तो मैं सर ये सोच रहा हूँ, इस पे बोले मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भाई इसको सब इकट्ठा करके रखो कहीं न कहीं। अच्छा, मौका ये मिला कि कोरोना का पीरियड आ गया, घोर कोरोना पहला वाला, जी, आप घर में आदमी कैद हो गए से जी, मुलाकात, फुर्सत भी थी उस समय आपको काफी, हाँ, सबको तो उस थी। समय न तो शिकायत करता आ रहे थे, जी, ऑफिस खाली रहते थे, एक सिपाही किसी दिन आ जाता था, कमरे में कैद होके। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्यों नहीं, ये समय हमको मिला है, कोई काम का प्रेशर नहीं है, इसको फिर एक टाइपिस्ट मैंने अशफाक मियां है, उनका जिक्र किताब में शुरुआत में ही किया है। जी, जी, वो जो वहाँ पर वो जो इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा बरेली में, मैं बरेली में पोस्टेड था उस समय, तो बरेली में जो पशु चिकित्सा से संबंधित सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ उस इंस्टीट्यूट का जो मेन गेट है उसके सामने एक जो टाइप वाइप की बहुत दुकान है, एमफिल की और प्रोजेक्ट्स की, लोग टाइप करते हैं। अशफाक मियां उसी में उनकी बहुत बड़ी दुकान थी और कोरोना में सब बंद थी। किसी काम से उनको आना था मुझसे मिलने, तो मैंने पूछा कि भाई आपके यहाँ तो ये सब होता है, कोई आदमी शॉर्ट हैंड का टाइपिस्ट मिल जाएगा, शॉर्ट हैंड लिखने वाला, कि मैं बोलता रहूं, क्योंकि हम लोग माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए थे कि अगर कुछ लिखवाना है तो शॉर्ट हैंड में लिखवाइए, वो टाइप करके ले आएगा। तो उसने कहा सर शॉर्ट हैंड की कोई जरूरत ही नहीं है, आप बोलिए, मैं लैपटॉप पे टाइप करता जाऊंगा हिंदी में। मैं तो यही काम पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। जो लड़के अपनी पीएचडी सबमिट करते हैं, एमफिल सबमिट करते हैं, ये सब सबमिट करते हैं, तो वो हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो वो जो है आप बोलिए मैं लिख दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस तरह वो उन्होंने आना शुरू किया, मैं बोलता जाता था, वो उसको टाइप करते जाते थे, अगले दिन वो लेके आते थे और फिर ये सिलसिला शुरू रहा, कई महीने लग गए। एक सिलसिला ये शुरुआत की आपने किताब कंपाइल करना, कंटेंट को लिखने की, अशफाक मियां की मदद ली आपने, और पुलिस में रहते हुए पठन पाठन से लगाव होना, किताब पर काम करना, ये भी एक अद्भुत बात है आपकी शख्सियत की। मुझे शेर ऐसे पे याद आ रहा है इस मौके पर कि वो लोग खुश नसीब हैं दुनिया की भीड़ में, वो लोग खुश नसीब हैं दुनिया की भीड़ में, जिनको कलम जबात किताबों से इश्क है। क्या बात, क्या और बात। आज की, बहुत शुक्रिया, आज के दौर में जब लोग YouTube पर देख रहे हैं कंटेंट, किताबों को पढ़ने का चलन भी कम हो रहा है, ऐसे वक्त में आप किताब लिखने की हिम्मत जुटा पाए और उसके पीछे जो नेक इरादा आपने जिसका जिक्र किया कि एक सही कंटेंट, सही बातचीत, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए साधुवाद आपका। और मैंने भी किताब आपकी खरीद के पढ़ी वर्चस्व, और बहुत ही विस्तार से उसमें आपने एक पूरे कालखंड का जिक्र किया है। श्री प्रकाश शुक्ला कौन था, क्या था, उसमें मुझे कई चीजें चौंकाने वाली भी लगी, और मेरे लिए वो इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि सच्चाई आम आदमी की तरह हमें भी उसी किताब से पता चली। और मैं अपने सब्सक्राइबर से हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे और जो श्रोता हैं और जो सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, मैं अपील करना चाहूंगा उस किताब को आप लोग जरूर पढ़िए। राजेश पांडे जी ने लिखी है, वर्चस्व नाम है किताब का, और उससे बहुत राधा कृष्ण पेपरबैक नाम से उन्होंने छापी है। मैं एक राजकमल प्रकाशन का सिस्टर पब्लिकेशन है ये राधा। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजकमल नहीं की जी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक अपराधी के खात्मे के लिए एसटीएफ का गठन हुआ, और ये कहानी चल रही है कि जब मुख्यमंत्री थे तत्कालीन कल्याण सिंह जी, उनको मारने की सुपारी ली, उसके बाद एसटीएफ का गठन हुआ। एसटीएफ में रहते हुए क्या अनुभव हुआ और आपने कैसे रेकी की, कैसे जानकारी जुटाई, क्योंकि बहुत मुश्किल रहा होगा उस वक्त, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं था ज्यादा, और यहाँ तक मैंने सुना कि पुलिस के रिकॉर्ड में श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो भी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, कोई फोटो नहीं थी, और इस बात के लिए इतना क्रिटिसाइज किया गया हम लोगों को। जिले के नाकाम पुलिस अधिकारियों की फौज बनाई गई है एसटीएफ, अभी 4 महीने हो गए, इनके पास उसकी फोटो नहीं है, ये क्या उसका खात्मा करेंगे, कुछ इस तरह की बात। क्योंकि एसटीएफ में आपको बताऊं, देश में पहली बार एक अपराधी या एक अपराधी गैंग के लिए बनाई गई पहली यूनिट थी। एक उसके लिए वीरप्पन के लिए बनाई गई थी, हम लोगों से बाद में बनाई गई थी, उसमें कई राज्यों की पुलिस करके एक एसटीएफ बनाई गई थी केवल वीरप्पन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक अपराधी के लिए एसटीएफ बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने कहा, ये बताया गया कि उनकी सुपारी ली है। अब ये बात तो हम भी सुनते आते थे कि विज्ञप्तियों में अजय राज शर्मा साहब की ने किताब लिखी बाइटिंग द बुलेट, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उनको मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलाया गया, कैसे परेशान होकर अपने कक्ष में कल्याण सिंह जी टहल रहे थे, और कैसे उन्होंने बताया कि भाई आपको मैं आज ही पोस्ट कर रहा हूँ लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, शाम तक मिल जाएगा, आप एक यूनिट बनाइए और इस
गैंग के पीछे इस आदमी के लिए ही एक सिर्फ यूनिट रहेगी, क्योंकि मेरे मारने की भी सुपारी ली गई है। अजय राज शर्मा साहब लिखते हैं कि ये सुन के मैं भी सन्न रह गया, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी मुख्यमंत्री से ये पूछने की कि किसने आपके मारने की सुपारी दी। अब जब उन्होंने कहा कि सुपारी ली गई है और आप जाइए एक यूनिट बनाइए, उसके लिए जो जरूरत हो मुझसे वो ले लीजिए, कोई अगर बजट की आवश्यकता हो, जिस चीज की जरूरत हो, तो फिर वो STF बनाई गई। अजय राज शर्मा साहब ने कुछ अपनी शर्तें रखी कि साहब उसमें जो कर्मी होंगे उनका चयन मैं स्वयं करूंगा, उन्हें कहीं से हमें ये नहीं कहा जाएगा कि इनको भी रख लो, उनको भी मैं स्वयं चयन करूंगा। ये जो नीले रंग की महिंद्रा जीप है, इससे हम ऐसे अपराधियों का पीछा नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए जो आज की तारीख में सबसे मतलब उस समय 98 में जो सबसे अच्छी गाड़ी थी वो टाटा सुमो गोल्ड थी। उनके साथ 10 गाड़ियां मुझे ये दिलवा दी जाएं, हम लड़कों का चयन कर लेंगे, हम इसको 20 दिन में 25 दिन में पूरी यूनिट को हम चला देंगे। इस तरह से ये STF बनाई गई। और जब उनकी किताब आई अजय राज शर्मा साहब की बाइटिंग दे बुलेट, तब हम लोगों को पता लगा कि दरअसल ये बात आई कहाँ से थी। तो ये स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी ने स्वयं ही उनको बताया था, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। राजेश जी, मैं STF के कामकाज पर और जैसे मैंने पहले कहा कि कैसे आप लोगों ने रेकी की, कैसे पता क्या की जानकारी का पता लगाया और कैसे मार कराया, उस पर हम बाद में आएंगे। अजय राज शर्मा का आपने जिक्र किया, हाल ही में निधन हुआ है उनका। कैसे व्यक्ति थे बतौर एक इंसान और एक बतौर पुलिस अधिकारी, क्योंकि आपने बहुत क्लोज रह के अजय राज जी के साथ काम किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह के व्यक्ति थे, एक अधिकारी के तौर पर और एक इंसान के तौर पर। देखिए, हर अधिकारी का, किसी का IPS हो, IAS हो या किसी भी फील्ड में कोई अधिकारी हो, बड़ा नेता हो, हर एक की अपनी क्वालिटीज होती है और अपनी इन्हीं गुण और अपनी इन्हीं क्वालिटीज के कारण वो बहुत बात तक भी जाना जाता है। अजय राज शर्मा साहब में एक सबसे बड़ी बात थी, जो खास बात थी, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना जिसे कहते हैं। खेल भावना क्या है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसलिए एक शब्द कॉइन किया गया इंग्लिश में कि भाई वो जीत और हार दोनों को समान रूप से लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हार में वो एकदम बिल्कुल सिर लटका के बैठ जाए और जीत में वो बल्लियों और फुटों उछलने लगे। सामने वाले ने अगर गोल किया है या सामने वाले ने डबल सेंचुरी मार दी है तो उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता है टीम का खिलाड़ी, दूसरी टीम का, उसको खेल भावना की तरह लेता है। एक ये सबसे बड़ी क्वालिटी, क्योंकि वो बेसिकली खिलाड़ी थे। अपने यूनिवर्सिटी के जीवन में मैंने जिक्र किया है कि वो फुटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। फुटबॉल के लीग मैचेज में कहते हैं बिना अजय राज शर्मा के टीम के वो लीग मैचेज उस जमाने में इलाहाबाद में पूरे नहीं होते थे। ये वो जमाना था, ये 70 के आसपास की बता रहा हूँ। 66 बैच के थे सर, और हमारे ख्याल से ECC और यूनिवर्सिटी में मिला के वो 60-61 से लेके और 65-65 तक वो उसी वहाँ पे रहे। और कोई ऐसा बड़ा फुटबॉल का टीम नहीं, जैसे वो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के लिए खेला करते थे, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे। उसके बाद जब ये आए यहाँ, मिर्जापुर के रहने वाले थे, इलाहाबाद में पढ़े लिखे, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन अच्छा, उनका शरीर बड़ा स्थूल था, थोड़ा वजन भारी था, लेकिन बहुत फुर्ती, बहुत एक्टिव थे। तो वो जब तक रहे वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश IPS क्रिकेट टीम, IPS और IAS की क्रिकेट टीम और उनकी राइवलरी उत्तर प्रदेश में बड़ी मशहूर है। जब पुलिस वीक होता है तो उस समय एक मैच होता है, और जब IAS वीक होता है उस समय एक मैच होता है, और सबकी निगाहें इसके रिजल्ट पे होती हैं। तो वो IPS क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे जब तक रहे। यहीं से जब वो चले गए वहाँ पर दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने, उसके बाद तब तक वो यहाँ पर DG BSF भी रहे। हाँ, उसके बाद DG BSF रहे। तब तक वो यहाँ पर क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। आप उनको फील्डिंग में भी देखेंगे, आप बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, बकअप करते थे। तो एक तो ये हुआ कि उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पूरे नौकरी भर, पूरे जीवन भर उनके साथ रही। दूसरा, उनके अंदर लीडरशिप, लीड करने की क्वालिटी, वो हमेशा सामने से लीड करते और टीम का चुनाव खुद करते थे। आप सोचिए कि अरुण कुमार साहब उनकी चॉइस थे, जो अभी DGRPF होकर रिटायर हुए और CBI में रहे, बहुत अच्छी पोस्टिंग्स में, वो उनकी चॉइस थी। और इस तरह से वो बिल्कुल चुन के रखते थे और जिसे ले आते थे उस पर यकीन करते थे। बहुत बार ऐसा हुआ श्री प्रकाश के ऑपरेशन में कि हम फेल हो गए, या हमें गलत सूचना थी, या हम फेल हो गए, मौके पर फेल हो गए, और तब ये लगता था कि अभी उनके सामने जाएंगे तो नाराजगी व्यक्त करेंगे तुमने। उन्होंने आज तक हमारे फेल्योर पर कभी कोई छिद्रान्वेषण नहीं किया। तुमको ये करना चाहिए था, तुमको वो करना चाहिए था, फलाना करना चाहिए था, ठिकाना करना चाहिए था, ये कभी नहीं कहा। और न ही उन्होंने ये कभी कहा कि
चलो बहुत अच्छा हुआ तुमने, आओ सब लोग, ये बड़ी पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जीत का जश्न भी कभी नहीं हुआ जी। लोगों ने कहा था बड़ा अच्छा काम किया आपकी एसटीएफ में, आपने जिलों में रहे, लोगों ने बताया। तो कहते हैं भाई पुलिस में हूँ मैं, ये तो मेरा काम ही था, सरकार क्यों तनख्वाह देती है, इसीलिए तो देती है। ये कह के वो, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ा विरले लोगों में होती है, और खासकर जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास पावर होता है, जैसे अजय राज शर्मा साहब कितनी सीनियरिटी तक पहुंचे, तो वो बहुत विरले लोगों में। बिल्कुल ठीक है आपने राजेश जी। देखिए, जब इंसान अपने स्वभाव से बड़ा हो, दिल से बड़ा हो, और जैसा आपने कहा कि पॉजिटिविटी के साथ वो सुनते थे, समझते थे, जिनका वो चयन करते थे अपनी टीम में, उन पर 100% यकीन करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अगर टीम मेंबर से कहीं कोई चूक हुई तो उस कंडीशन में हौसला उसका डाउन ना हो, इसका ध्यान रखना, ये एक बड़ी बात है, वाकई बड़ी बात है। राजेश भाई, मैंने इतने लंबे समय सर के साथ काम किया जी, मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं है, कोई, जिसमें उन्होंने बुला के सब लोगों को लताड़ लगाई हो, डांटा हो, बुरी तरह से डांटा हो। और जब हम लोग जाते थे तो वो समझ जाते थे कि ये कामयाब नहीं हुए इसलिए आए हैं, चेहरे लटके हुए कि कौन शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा। तो वो एक ही शब्द कहते थे, अच्छा चलो भाई पुरानी बात भूल जाओ, उसको क्यों याद कर रहे हो, कोई फायदा है उसके बताने से, हो गया, इससे सबक सीखे जाते हैं, सबक सीखो, आगे करो, मेहनत करो। ये अपने आप में बड़ा लेवल। हाँ, ये अच्छा है, उसमें कौन कौन गए थे, ये अच्छा ठीक है, ऐसा करिए, इसमें और इनको इंक्लूड कर लीजिए, इनको यहाँ से जो है वो टेलीफोन वाले पे बिठा दीजिए, इनको लगा दीजिए कि वो एक्सचेंज में बैठे, और शुरू करो फिर से, पुरानी बात जिक्र मत किया करो, जो हो गया वो हो गया। हर बार ही अगर जीत लोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, पुलिस तो कोई अपराध ही नहीं होगा अगर हर बार पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इस तरफ कह के राजेश जी 1998 जहाँ तक मुझे याद है, एसटीएफ में जब आप थे और आपको एक टास्क दिया गया श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग के खात्मे का, आपने इनिशियल स्टेज पर जो जानकारी जुटाई होगी, कितना खौफ था उस समय उसका, और उसका जो गैंग था वो किस तरह ऑपरेट करता था वो अपने गैंग को? देखिए साहब, खौफ का तो बस मत पूछिए। खौफ का ये आलम था कि हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है। हजरतगंज बाजार सबसे एक्टिव बाजार है, पूरी रात जीवंत रहती है, शाम को वहाँ एक्टिविटी शुरू करती है, शहर शुरू होती है, शहर भर के लोग खरीदारी के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए घूमने आते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन वो बाजार भी 8 बजे बंद हो जाती है। इतना खौफ था, इतना खौफ था। खौफ का आलम कि किसी को उसने छोड़ा नहीं जिसको धमकाया ना। एक कैबिनेट मंत्री थे यहाँ श्री लालजी टंडन जी, शरीफ आदमी थे, बहुत पावरफुल थे, वाजपेयी जी के सबसे नजदीकी व्यक्ति उनमें थे। उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे नगर विकास के जी, और वे नगर विकास के कार्यालय में किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग का, गोरखपुर या आसपास के किसी जिले में, इन्हीं 2 बाबुओं के ट्रांसफर के लिए उनसे कहा होगा इसने, या किसी से कहलवाया होगा, नहीं हुआ। तो एक दिन उसने फोन किया, फोन उसके नाम से तो कोई उठाता नहीं जी, तो उसने ये कह के कि मैं मऊ का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ, टेलीफोन ड्यूटी ने बात करा दी। तो उसने बहुत ही भद्दे ढंग से उनसे बात की। उसने कहा देखो, मैंने बोले तुम उससे वीरेन शाही से ज्यादा पावरफुल नहीं, 50 आदमी लेके चलता है, तो कितनी गोलियां मारी हैं तुमको पता है, अखबारों में निकला है, अब होशियार रहना तुम। अच्छा, जिस आदमी का वीरेन शाही तो जिस तरह के थे आप भी जानते हैं, लेकिन लालजी टंडन साहब से कोई, मैं बहुत लंबे समय लखनऊ जिले में रहा, लेकिन मुझे लालजी टंडन साहब ने कभी उल्टी सीधी सिफारिशें इस तरह की, सभी बदमाश है इसको छोड़, इस तरह कभी नहीं किया उन्होंने जी। हमने जो भी लखनऊ में जितने भी लोग हैं सब जानते हैं उनकी आदत। वो बेचारे KGMC में एडमिट हो गए और 4 महीने तक वो प्राइवेट वार्ड में रहे। कारण उसका ये था कि ये कम से कम हमारा कार्यकर्ता ये कहेगा कि साहब शादी में चलिए, भाई उसका वोटर है, वोटर से नेता का कनेक्ट जो होता है वो बड़ा डिफरेंट टाइप का है। बिल्कुल ठीक। मेरे यहाँ शादी है चलिए, हमारे यहाँ भंडारा है चलिए, हमारे यहाँ, तो नेता उसको टालते नहीं कभी, क्योंकि वो उनके लोग होते हैं। और अस्पताल में रहेंगे तो न तो कोई कहेगा और न कहीं जाना होगा। उसने एक इंसिडेंट भी कोट किया, उसने कहा वो चौक वाले स्टेडियम में तुम्हारा जब वो माला सबकी पहन रहे थे तो मैं भी वही था, आगे फलाने थे और बगल में तुम्हारे फलाने थे और ढकाने थे, वो फला कपड़ा पहने थे, और मैं चाहता तो वही मार देता। अब इतना सुनने के बाद कौन, क्योंकि वो उसकी एक वो उसने विधा निकाली थी रैकी की, कुंडली निकालना, जैसे किसी से पैसा वसूलना है जी, तो धमकाना है, किसी से रंगदारी लेनी है, तो किसी लड़के को वो काम दे देता था, लखनऊ में पढ़ने वाले किसी गोरखपुर के लड़के को, कि जरा इसकी कुंडली निकाल लाओ फला आदमी,
और वो लड़का गाड़ी उसके पास है, उसके पास डीएल भी है, उसका इंश्योरेंस भी है, उसके पास कोई असलहा नहीं है, मतलब कोई इलीगल वेपन नहीं है, कुछ नहीं है। सच धज के वो अपना बता देंगे साहब फलां जगह रहता है, ये वहाँ चले जाएंगे, दूर से देखते रहेंगे, जब वो निकलेगा तो नोटिस करेंगे कितने बजे निकला, किस गाड़ी से चला, रास्ते में कहाँ कहाँ रुका, अपनी दुकान पे कितने बजे पहुंचा, कब उसने ताला खुलवाया उसका, फिर जब बैठा तो पहला दूसरा तीसरा कोई ग्राहक अगर इम्पोर्टेंट ग्राहक आया तो उसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में वो नोट करता था और शाम को उसको बता देता था। तो खुश होता था, अच्छा ठीक है ऐसा करना, कल फलां के पास चले जाना, 5,000 रुपये तुमको दे देगा, ले लेना। अब उस जमाने में 95 में 96 97 में 5,000 रुपये बहुत होते थे, बहुत बड़ी रकम थी। और हाँ, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले के लिए तो 5,000 मतलब अब मैं क्या बताऊं उसके लिए क्या था, महीनों का, कई महीनों का खर्च हो गया, निकल गया उसका। कपड़ों का शौकीन है तो कपड़े खरीद ले, जूते खरीद ले, ऐसे वो रैकी करता था और तब लोगों को धमकाता था। लोगों को ये यकीन हो जाता था कि जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है, ये साथ ही में रहा होगा और तभी ये इतनी बातें बता पा रहा है, ये मामला था। तो इस तरह से वो रैकी करता था। और फिर प्रकाश के खौफ का मैंने बताया कि वो गोरखपुर का उसका खौफ समझ लें, यहाँ का उसका खौफ समझ लें। एक खौफ उसने बिहार में पैदा किया जब ब्रिज बिहारी प्रसाद को वहाँ जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है उसके भीतर उनको मार दिया। उस समय उनके पास 10, 20, 50 उनके अपने प्राइवेट गनर थे, सरकारी गनर बहुत थे, सभी AK-47 से मार दिया। ये था। एक बात ये भी सुनने में आती है कि जब पुलिस रिकॉर्ड में उसकी कोई फोटो नहीं थी तो नहीं थी, आपने अपनी जानकारी के लिए, अपनी सुविधा सहूलियत के लिए उसकी फोटो कैसे आपको मिली, वो क्या वाकया था? मैंने आपको राघवेंद्र जी शुरू में ही बताया कि इस चीज के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज किया, और सही है। अच्छा, उसका कारण ये था क्यों नहीं मिल रही थी, गोरखपुर जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ पर सारी पुलिस लग गई तलाश करने में कि फोटो मिल जाती है। किसी को भी एक फोटो का आधार तो चाहिए, बड़ा मुश्किल है वैसे ये कहना कि फोटो से कोई पकड़ गया कि नहीं पकड़ गया, लेकिन आधार तो चाहिए कि हाँ भाई ये फोटो है इसकी। तो वो जो है फोटो मिल नहीं रही थी। अखबार खबर लिख रहे थे कि ये क्या करेंगे, इनके पास आज तक फोटो नहीं है, इस तरह की बातें हो रही। हम लोग भी बहुत दबाव में थे, बहुत ज्यादा दबाव में थे। हुआ कुछ यूं था कि वहां पर गोरखपुर में पुलिस फोटो ढूंढ रही थी, तो हर ऐसे वीडियोग्राफर के पास जा रही थी तो शादियों में या तिलक में या आयोजनों में रिकॉर्डिंग करने, पहले तो उसी का जमाना था जी कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो वो कंधे पे एक लाद के वीडियो कैमरा ले आएगा तो शूट करेगा। तो जहाँ जहाँ पता लगता था कि साहब फलां के यहाँ वो तिलक में गए थे, फलां के यहाँ शादी में गया था ये श्री प्रकाश, तो कौन उस समय फोटोग्राफर था, पुलिस तो हर तरीके ढूंढती है, भाई वो जरा सा उसको निकाल के स्टिल करके एक फोटो दे दो, बड़ा दबाव है, लखनऊ से मांगा जा रहा है। तो उसे भी ये जानकारी हो गई कि पुलिस उसके फोटोग्राफ के लिए ये जो शादियों बारातों में जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं उनकी दुकानों पर दबाव बना रही है। किसी एक फोटोग्राफर के बारे में इसे जानकारी हुई कि शायद उसने फोटोग्राफ दे दी है या उसने देने के लिए प्रॉमिस किया है। शाम को 6-7 बजे उसकी दुकान पर गया, फिर दुकान से खींचा बाहर गोलघर जो जगह है वहीं पर, और उसे गोली मार, और ये कह के मारी कि अच्छा तो तुम फोटो दोगे पुलिस वालों को। फिर तो ये हल्ला हो गया कि अगर फोटो किसी के यहाँ मिल गई श्री प्रकाश की या शंका भी हो गई उसको तो मार देगा, वो मार देगा। तो साहब आप सोच लीजिए ऐसी स्थिति में कहाँ फोटोग्राफ मिलती। और जो मदद करना भी चाहते होंगे वो भी खौफ की वजह से वो ना सवारी नहीं है। मैंने बताया ना किस कदर खौफ हो गया था कि वो फोटो ले ही नहीं पा रहे थे। और समय मोबाइल फोन शुरू तो हो गए थे लेकिन सर्विलांस की विधियां नहीं आई थी। सिंपल CDR आती थी, CDR में भी 2 चीज होती थी, इनकमिंग थी या आउटगोइंग थी, कितने मिनट बात हुई, कितना पैसा हुआ उसका, इसके सिवा और कोई चीज CDR में आती नहीं। तो और कोई तरीका नहीं था मैनुअल इंफॉर्मेशन पे, यानी मुखबिर जो इंफॉर्मेशन देते थे उतनी ही इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल पाती थी कि उतना हम लोग कर पाए उसे, और उसी पे आप भरोसा करते थे। उसी पे भरोसा करते थे। ऐसे ही ये हुआ कि साहब फला रिश्तेदार है, ढिकाना रिश्तेदार है, ये हुआ कि साहब ये फला एक लॉटरी का व्यवसायी है, और उसी के चक्कर में उसने सबसे बड़े लॉटरी के व्यवसायी को यहाँ मार दिया था लाटूश रोड पर। तो विवेक श्रीवास्तव उसका नाम था। तो अगर आता है लखनऊ तो हो सकता है उसके यहाँ जाए, तो रिश्ते में बहनोई लगता है। तो ऐसे ही मैनुअल इंफॉर्मेशन मिली कि लखनऊ आया हुआ है। हम लोगों ने भी चांस लेने के लिए उसके बहनोई के यहाँ रेड की, पूरी फोर्स लेके जाते थे क्योंकि AK-47 उसके पास थे। ये नहीं चाहते थे हम लोग कभी कि हमारे किसी भी आदमी का नुकसान हो या हम फिर फेल हो जाएं। तो चारों तरफ से घेर के हम लोग चल गए। फर्स्ट फ्लोर में वो फैमिली रहती थी। वो हस्बैंड वाइफ से पूछा गया, वो साफ इनकार कर दिया कि नहीं साहब यहाँ नहीं आया। खैर थोड़ा बहुत जब बल का प्रयोग किया गया तो
बगल के कमरों में छोटी छोटी बच्चियां उसकी 2 थी, वो रोने लगी जोर जोर से। हम में से कोई उनके पास गया कि बेटा क्यों रो रहे हो? बोले आप मेरे मम्मी पापा को मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मार नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं मामा आए थे क्या, यही तो पूछ रहे हैं। तो उसने कहा तो हम बता रहे हैं ना मामा आए थे, अभी नहीं आए थे, 6-7 महीने पहले फला तारीख को मेरी बर्थडे थी उसमें आए थे। तो उनका बेटा कोई फोटो उस समय की? बोले हाँ अंकल है हमारे पास फोटो। वो अपनी एक किताब ले आई, किताब में से 4 फोटो उसने निकाल के दिखा दिए कि ये है, ये हम हैं, ये पापा हैं, ये मामा है। तो बस सबको, जो लोग उससे बात कर रहे थे उनको भी बुला लिया गया, जो फोटो मिल गई। तब तक वो माँ बाप आ गए, उन्होंने पैर पकड़ लिया, साहब हम लोग मारे जाएंगे, पूरा परिवार मारा जाएगा, क्योंकि ये फोटो आपने जहाँ छपवाई वो देखते ही बता देगा कि मेरे घर के फंक्शन की है, जन्मदिन की है और खतरा हो सकता है उस परिवार। हाँ, और वो मार देगा। वहाँ लोगों ने कहा भाई तुम्हारा साला है, तुमको कैसे मार देगा? अरे बोले साहब वो कोई उसका साला नहीं, कोई बहनोई नहीं, वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल मार देगा। तो फिर उसी समय अरुण कुमार साहब ने कहा कि राजेश बात तो ये सही कह रहा है, कुछ ऐसा करो कि ये पता ही नहीं लगे साला फोटो आई कहाँ से। तो फिर वो फोटो जो फैमिली फोटोग्राफ थी बर्थडे की, वो लेके मैं चला वहाँ हजरतगंज में, जहाँ इस समय कैफे कॉफी डे है, उसके बरामदे में खंभों पे तार लगा के वो हीरो हीरोइन के पोस्ट कार्ड मिला करते थे उस जमाने में जी। बॉलीवुड के सारे हीरो हीरोइंस के पोस्ट कार्ड लोग उसमें 5-10 पैसे का टिकट लगा के शुभकामनाएं लोगों को भेजते थे फोटो के साथ। तो उसमें चूंकि 10-20-50 बॉलीवुड की नेत्रियां, अभिनेत्रियां और अभिनेता इनकी फोटो लगी रहती थी। तो उसमें नजर मेरी पड़ी सुनील शेट्टी पर। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से वो फैमिली फोटोग्राफ में खड़ा हुआ था, जिधर देख रहा था सामने कैमरे की तरफ, सुनील शेट्टी की भी फोटो वैसे ही कैमरे के सामने देखती हुई मिल गई। बाकी सब में सब आड़े तिरछे खड़े हुए हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हुए हैं, तो बैठ नहीं रहे थे वो। तो मैंने उससे पूछा, उसने दाम बताया, हमारे घर 5 रुपए या 4 रुपए का लिया गया उसे। और उसके बाद सुनील शेट्टी के सिर का पोर्शन सफाई से निकाला गया कैंची से, और उसकी जगह इसका फोटो निकाल के कैंची से उसे चिपका के देखा गया। तो ऐसा लगा, हालांकि ये लग रहा था कि ऊपर से चिपकाया हुआ है, कलर फोटोग्राफ थी। तो वो हमारे मित्र हैं बंटी भाई, अमर फैक्स था उनका, उनको मैंने उनके पास में ले गया कि भैया इसकी फोटो निकाल दी, और जरा सा जो कंप्यूटर पे काम करने वाला है उसको बता दीजिए गर्दन और इसका थोड़ा सा हल्का सा मिला दे, नहीं तो वो पहली नजर में ना लगे देख जी। हाँ, देखने में खराब न लगे। तो खैर उन्होंने भेज के करा दिया और 50 कॉपी फौरन निकलवा दी, और बढ़िया खूबसूरत कॉपी लेके मैं भी खुश हुआ, ले गया अरुण कुमार साहब को दिया। उन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा भाई आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास ये लीजिए फोटो ले लीजिए उसकी। तो लोगों ने देखा, स्मार्ट डेनिम की शर्ट पहने हुए और स्मार्ट सा लगा। अगले दिन सारे अखबारों में छप गई, सारी टीवी, कोई ऐसा टीवी चैनल या अखबार नहीं था जिसमें वो फोटो छापी नहीं। अच्छा, वो चेहरा केवल श्री प्रकाश शुक्ला का था और पूरा धड़ जो है और लिबास सुनील शेट्टी का था। हाँ, वो सुनील शेट्टी का था। तो लोगों ने बताया कि भैया आपकी फोटो छप गई। फोन पे उसने, हम लोग नंबर सुनते थे, फोन पे उसने कहा कि हो ही नहीं सकता, हमारी फोटो इस साले कभी पाएंगे नहीं, ना कर लो। मैं बोले नहीं, फोटो तो भैया आप ही की है। उसने पूछा क्या पहने हैं, उनका भैया इसमें डेनिम जीन्स की वो शर्ट पहनी हुई है। बोले तुम फर्जी बता रहे हो, हमने कभी डेनिम की शर्ट पहनी ही नहीं है, मैं टी शर्ट पहनता हूँ। तो फिर उसने कहा कि नहीं भैया वो है तो आप ही की फोटो। बोले अच्छा कटिंग भेजना। और उसने बड़ी कोशिश की कि आखिर फोटो कहाँ से कैसे बनी और कहाँ किसने दी है, लेकिन मरते समय तक उसे जानकारी नहीं हो पाई कि ये फोटो कहाँ से आई थी। और वही एक फोटो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध। उसके मरने के बाद एक आध फोटो मैं देखता हूँ उसके घर से कुछ लोग ले आए हैं, वो चल रहे, लेकिन ऑथेंटिक फोटो सिर्फ वही एक है जो बनवा के उस समय दी गई। तो अभी भी जो इंटरनेट पे फोटो दिखती है वही फोटो है जो आपने बनवाई थी और प्रेस को जारी की थी। जी जी जी। राजेश जी, जब आप काम कर रहे थे एसटीएफ में और श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कभी आपको लगा कि जिस तरह वो रिकी करता है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, आप भी परिवार के साथ, परिवार वाले, कभी आपको धमकाया हो, कभी फोन कॉल किया हो आपको? नहीं, देखिए धमकी के लिए तो आप ये मान के चलिए किसी को नहीं छोड़ा उसने। अच्छा, हम लोग तो ये उसकी ट्रिक जान गए थे कि कैसे वो कुंडली निकाल के कैसे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो हम लोग तो तैयार रहते थे। लेकिन ये भी देखिए कि वो उसने एक प्रयास पूरा किया। एक बार मुझे भी फोन किया, मैं स्पीकर फोन पे आ गया और उसको हम रिकॉर्ड किया, उसको बड़े वाला, जो बड़ा वाला नहीं, वो मैग्नेटिक टेप वाला बड़ा कैसेट रिकॉर्डर, तो उसी तरह कॉल रिकॉर्ड होती थी। हाँ, तो उसको एक सिरा उसका उसमें लगा के और एक सुन रहा था। उसने बताया मैं फला बोल रहा हूँ, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्यों हमें फोन करेगा। बहरहाल थोड़ी देर में फिर गाली गलौज हुई और बड़ी गाली गलौज हुई। गाली गलौज में कहा अच्छा हम ये भूल गए, सुबह 8-8 बजे की बात होगी,
मैं ये भूल गया कि मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भी मेरे साथ ही हैं उसी कमरे में, एक ही साथ रहते थे हम लोग। तो वो गाली गलौज होती रही और बात चलती रही और मैं तुमको देख लूंगा, इस तरह की बातें सब जैसे वो बहकी बातें करता था उस तरह की बातें चलती रहीं। और बच्चे एकदम तब तक उस बीच में उठ गए, डर गए, सहम गए, पत्नी भी सहम गई। गाली गलौज सामान्य रूप से मैं घर में इन सब बातों का जिक्र कभी नहीं करता, लेकिन अब वो चूंकि उनके सामने की बात थी तो और क्या कहा जाए। खैर वो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने अरुण कुमार साहब को सुनाया कि साहब ये बात हुई, और अजय शर्मा साहब को भी सुनाया कि ये बात हुई। तो ये कहा अजय शर्मा साहब ने उस समय कहा था ये बहुत अच्छा साइन है, अब ये धीरे धीरे हमारे घेरे में आ रहा है। इस तरह से इसका फोन करना या इस तरह से बातें करना ये बहुत इशारा है कि तिलमिलाहट है उसमें। हाँ, कि वो तिलमिलाहट, ये उन्होंने कहा था उस समय जी। अच्छा, ये जब चल रही थी तमाम तैयारी आपकी घेराबंदी की, ये कहा जा रहा है कि शिव प्रकाश शुक्ला आशिक मिजाज इंसान था, दिलफेंक इंसान था, और किसी महिला से कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो एक बड़ा हथियार बना उसकी घेराबंदी के लिए आपके लिए। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लड़कियां उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, और मैंने अपनी किताब में एक जगह जिक्र किया है कि उसका सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था आनंद पांडे। लेकिन उसकी बहन से भी वो टेलीफोन पे जब बात करने लगा, आनंद पांडे को पता लगा, आनंद पांडे उसी समय उसी दिन उससे अलग हो गया। सूरजभान ने इसकी पंचायत कराई, असलहे दोनों के बांटे गए। तो इतना गिरा हुआ बिहार के बाहुबली थे। हाँ, ये इतना गिरा हुआ कमीना आदमी था। और एक सोने में सुहागा ये हुआ कि हम लोगों के यहाँ तो सर्विलांस में पैरेलल लिसनिंग की सुविधा उस समय लखनऊ में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये सुविधा दिल्ली में उपलब्ध थी। तो उस समय वहाँ हम लोगों ने नंबर लगा दिए थे। गोरखपुर की एक लड़की से बहुत ये आशिकाना बातें करता था। वो भी लड़की पता नहीं क्यों इस पे मर मिटी थी कि नवरात्र के दिन उसने घर छोड़ने का मन बनाया। ये मना करता रहा कि नहीं अभी नहीं, मैं बताऊंगा, और मैं जयपुर में हूँ और फलाना जगह हूँ, ठिकाना जगह हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं जयपुर रेलवे स्टेशन उतर जाऊंगी और फिर मैं वहीं पीसीओ से फोन करूंगी और तुम आ जाना, जब तक नहीं आओगी हम वेट करेंगे, इस तरह की बातें। और इत्तेफाक ये कि वो एस एन सिंह साहब हमारे डीआईजी रेंज थे गोरखपुर में, और ये लैंडलाइन फोन से बात करती थी अपने घर पे। उसके फादर बहुत बड़े इंजीनियर थे, बड़े डिपार्टमेंट के जी। तो लैंडलाइन फोन उन्होंने लगवा लिया हमारे डीआईजी श्री एस एन सिंह साहब, जो डीआईजी रेंज गोरखपुर थे। और जैसे ही उस दिन इस लड़की से बात शुरू हुई तो ये पता लग गया कि फोन आ कहाँ से रहा है। ये ट्रैक हो गया कि फोन दिल्ली से है और ग्रेटर कैलाश इलाके से अलग अलग जगह से फोन आ रहा है। बस हम लोगों का काम आसान हो गया, यही समझे, काम आसान हो गया। और अगर ये इस तरह का स्वभाव नहीं होता तो शायद थोड़ा और लंबा खिंच सकता था एनकाउंटर उसका। हाँ, बिल्कुल। कई जगह उसकी इस आदत की वजह से हम लोगों को मदद मिल गई। राजेश जी, जब आप घेराबंदी करने में लगे हुए थे और आपके पास फोटो थी, तो जब आपने घेराबंदी की, गोली चलाई, तो क्या आपने पहली नजर में पहचान लिया था कि यही शख्स है शिव प्रकाश शुक्ला, या कोई कंफ्यूजन था आपके दिल दिमाग में? नहीं, कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में था। जिस पीसीओ से वो फोन कर रहा था, लड़की को भी उसी पीसीओ से फोन किया था, उसी से आरिफ बिल्डर को भी किया था। नंबर मिल गया। हम लोग वहाँ सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हमें कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग में पता लग गया था कि ये अगले दिन इसे झारखंड जाना है, ठीक है ना, वहाँ कोई इसने बड़ा असाइनमेंट लिया था। 2 दिन पहले वो समय पर पहुंच नहीं पाया था, इसलिए वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हमें पता था कि ये 2 दिन बाद का इसने कराया है और ये उसमें जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इस पर्पज से उस पीसीओ तक पहुंचना चाहते थे कि हल्ला बहुत था कि साहब उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, उसने दाढ़ी रख ली है, उसने लंबे लंबे बाल रख लिए हैं, पहचान काला रंग का चश्मा लगाने लगा है, भीड़ में देख के पहचाना नहीं जा सकता। तो हम लोग सिर्फ वो जब पीसीओ का नंबर मिला तो हम लोग सिर्फ इसलिए, बहुत दूर थे वहाँ से, करीब 60 किलोमीटर दूर थे हम लोग जहाँ रुके हुए, वहाँ से हम लोग सिर्फ इसलिए चले कि बात उससे हो रही वो हम सुन रहे हैं। मैं ही सुनता था कि वो बात कर रहा है और कैसे धमकी भरी बातें कर रहा है या लड़की से कैसी प्यार भरी बातें कर रहा है। तो उस नंबर पे वही बोल रहा था, इसमें कोई शंका नहीं थी। लेकिन वो देखने में कैसा लग रहा था, यही जानने के लिए हम लोग पीसीओ पे पहुंचे थे सारे लोग कि भाई एक दिन बाद वो एयरपोर्ट पे मिल ही जाएगा, तो एक बार हम कंफर्म कर लें कि वो जैसा हम लोग जानते हैं या जैसा फोटो है वैसा ही है कि कोई इसने चेंज कर रखा है। बात उसी ने की है, इसमें 101% हम लोग कंफर्म थे, उसमें कभी कोई डाउट नहीं था। कई बार उसकी बात भी सुनी गई थी, कई बार उसके नंबर लगे। तो हम लोग इस प्रत्याशा में वहाँ गए ग्रेटर कैलाश के उस पीसीओ पर कि वहाँ कम से कम पीसीओ वाला हमको ये बता देगा कि हाँ क्या उसकी हुलिया थी, जिसने बात की है, कितने लोग उसके साथ चल रहे हैं ये भी वही बता देगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते कॉल चल रही थी
सुन रहे थे हम, तो हमें लगा कि आज लगता है ये मिल ही जाएगा, इतनी लंबी लंबी कॉल कर रहा है ये। आप समझिए 3 कॉल उसकी, तीनों 40 मिनट से ऊपर अलग है। तो ये हुआ कि अब ये आज मिल ही जाएगा। लेकिन वहाँ पूछते पूछते वहाँ पहुँचना था कि जिस नाम से वो रजिस्टर था टेलीफोन नंबर, उस एड्रेस पे पूछ पूछ के पहुँचना था। और जब हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए थे तब वो कॉल कट गई। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, चला गया होगा। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट पहले जो आदमी गया है उसका कैसा हो गया है। ये फोटो जो दिखाऊंगा उसको कि इसी तरह है कि दूसरी तरह है, इस लिहाज से हम लोग गए। लेकिन वो 2 मिनट पहले ही निकला, वहाँ से निकल गया। हाँ, हम लोगों ने उससे पूछा फोटो दिखाऊं कहाँ, साहब यही तो कर गया है फोन अभी। कितनी देर हुए? बोले कि साहब मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट या 2 मिनट हुए होंगे। काय से थे वो लोग? टैक्सी से थे, गाड़ी? बोल रहे साहब नीले रंग की सीएलओ में थे। अच्छा। तो ये हुआ कि तुम कैसे बता रहे? बोलने साहब 2 लोग हैं, हम हैं, यहाँ का वो हेल्पर है हमारे। पहले उस जमाने में तो 10-10 लाइनों पे पीसीओ चलते थे ना, बड़े बड़े। जी बिल्कुल ठीक बात। आप एक चौराहे से दूसरे चौराहे अगर जाएं, जैसे लखनऊ में ही, तो दोनों तरफ मिला के 50 पीसीओ। आप कुछ लोगों ने बड़े से हॉल में 7-8 बूथ उसके बना रखे थे, एक जगह आपको जहाँ आप चाहेंगे वहाँ नंबर आ जाए। वैसे उन्होंने भी 4 बूथ या 5 बूथ का उनका वो पीसीओ था। तो उन्होंने बताया कि साहब यही था। इसने बताया साहब ये लोग तो सीलो से आए थे, इतनी लंबी लंबी बात किए हैं। तो बस सीलो का पीछा हम लोग करते गए। थोड़ी थोड़ी दूर पे अंदाज लगता गया, क्रॉसिंग पे अंदाज लगता गया, पुलिस वालों से पूछते रहे। और वो उस समय सीलो गाड़ी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं चलती थी। नीले रंग की सीलो बड़ा रेयर, क्योंकि लग्जरी गाड़ी थी उस समय, लग्जरी गाड़ी थी वो। तो 2 मिनट में सिपाही बताया हाँ सब सीलो गाड़ी इधर गई है, जो ट्रैफिक के सिपाही थे। और फिर जब एक बार वो आंख के सामने आ गई, दूर से ही सही, तो फिर अब उसको भी लग गया कि वो ये लोग कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो उसने भी तेजी पकड़ी, हमने भी तेजी पकड़ी, फिर जो होना था वो हुआ। अंततः आपने घेर लिया और श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। जी जी जी। मैं कॉलेज में था जब ये खबर मैंने सुनी, और एक आम आदमी की तरह मैंने भी सोचा, एक जो आदमी को मिलता है कि चलिए एक कुख्यात का अध्याय खत्म हुआ, अपराध का अध्याय खत्म हुआ। जी जी। आपने किताब में बहुत विस्तार से लिखा है और मैंने पढ़ा भी है। कहाँ बचपन बीता आपका, किन गलियों में आप खेले कूदे पले बढ़े, बताइएगा कुछ। देखिए, मैं मूल रूप से प्रयागराज, तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज का रहने वाला। जी। मेरा गांव इलाहाबाद मुख्यालय से कोई 38 किलोमीटर दूर है। लालापुर मेरे गांव का नाम है। जी। और पढ़े लिखे तो हम शहर में ही इलाहाबाद में रह के पढ़े लिखे। मेरे पिताजी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिप्टी रजिस्ट्रार थे। तो हम लोगों का, लेकिन कभी हम लोगों ने जड़ से हम दूर नहीं हुए, जमीन से दूर नहीं हुए। इसलिए गांव की जो सोंधी माटी है, पहली बरसात के बाद मिट्टी से निकलने वाली खुशबू है, आम के बौर की खुशबू है, और जो जन्माष्टमी और खिचड़ी के समय बच्चों के दंगल होते थे जी, सामान्य खेत को उसको भुरभुरा करके तैयार किया जाता था, छोटे छोटे बच्चे उसमें कोई लंबी कूद, ऊंची कूद और इस तरह के। तो इन सब में मैं पला बढ़ा हूँ। और जब शहर में रहता था तो शहर में मुट्ठीगंज हमारा पुराने शहर का इलाका था। जैसा किसी भी उत्तर भारत के किसी भी पुराने शहर की गलियां कूचे हैं, वैसे ही इलाहाबाद की भी गलियां कूचे थे। सब मशहूर दुकानें थी, पूरी कचौड़ी सवेरे खाना हो, दही जलेबी सवेरे खाना हो, समोसा खाना हो, छोटी छोटी दुकानें सब आसपास मुट्ठीगंज में भरी पड़ी हैं। उनका अलग स्वाद है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप आंख में पट्टी बांध दें जी, 4 अलग अलग शहरों के पकवान या मिष्ठान दे दें, तो इलाहाबाद का रहने वाला कोई इलाहाबादी, इलाहाबाद के जो ये मशहूर जो खाने के सामान हैं जी, जैसे हरी नमकीन वाले के यहाँ की नमकीन जी, सुलाकी वाले के यहाँ का गुलाब जामुन, वो खाते ही बता देगा कहाँ का है। राजेश जी, आप अपने बचपन की यादों के साथ साथ मुझे भी कहीं ना कहीं ले गई, और मैं बड़ा महसूस कर सकता हूँ कि जो लोग शहर में रहते हैं, कंक्रीट का जंगल कहा जाता है, वहाँ से कितनी बेहतर लाइफ, बेहतर जिंदगी आपने जी है बचपन में, मैं महसूस कर सकता हूँ। परिवार में कौन कौन लोग थे, कितने भाई बहन थे? भरा पूरा परिवार था। माताजी थी, पिताजी थे, हम 2 भाई और 2 बहन थे जी। संयुक्त परिवार था, इसलिए चाचा जी भी, चाची थी, उनके 5 बच्चे थे, 2 लड़कियां थी। सब संयुक्त परिवार में, शहर और देहात दोनों में संयुक्त परिवार में हम लोग
रहा करते थे। एक साथ ही सब वहीं इलाहाबाद में पढ़ते थे। छुट्टियों में गांव जाने की जिद होती थी, जल्दी होती थी, ललक होती थी, कब जल्दी से गांव पहुंच जाएं। तो ये भाई बहन थे सब, पढ़ाई वहीं से की। फादर मैंने आपको बताया कि वो डिप्टी रजिस्ट्रार थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाचा हमारे एजी ऑफिस में थे। तो जीवन बड़ा बहुत आनंद से उस समय कटा, जब तक हम संघर्ष के लिए कूदे नहीं, मैदान में नहीं आए नौकरी के लिए, बाकी चीजों के लिए। तब तक बहुत आराम से ये जीवन कटा। जैसा आपने जिक्र किया कि जब तक आप मैदान में नहीं कूदे, इलाहाबाद बहुत बहुत पहले से एक पढ़ाई का प्रमुख केंद्र रहा यूपी में, और सिविल की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग, देश भर से लोग वहां जाते थे, पढ़ते थे। चूंकि आप इलाहाबाद में ही पले बढ़े, सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी की बात करें, कैसे शुरुआत हुई और कहां से आपको मोटिवेशन मिला, और वो जो संघर्ष था, एक चिंता रही होगी कि सिलेक्शन होना है, किस तरह आप तैयारी करते थे, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, वो भी कुछ ऐसे ही हुआ कुछ यूं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या सरकारी नौकरी में जाना है। मैंने एमएससी किया बॉटनी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बॉटनी डिपार्टमेंट से। उसके तुरंत बाद ही मैंने नेट क्वालिफाई किया जी। नेट क्वालिफाई करने के बाद वहीं प्रोफेसर जीएल तिवारी के अंडर में जूनियर रिसर्च फेलो रहा और सीनियर रिसर्च फेलो रहा। इन दोनों की अवधि जब समाप्त हुई तो एसआरएफ, वो सीनियरिटी के लिए जो हम आगे की जो रिसर्च वर्क है उसके लिए IARI गए, रिसर्च एसोसिएट कहते हैं उसे। IARI में एक सेंटर है NFBGA, नेशनल फैसिलिटी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा। हमारे डिपार्टमेंट से उस समय हम लोगों ने नेट क्वालिफाई किया था, मैं और रमेश श्रीवास्तव। हम लोग दिल्ली चले गए और वहां पर हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन दोनों के साथ कॉमन ये था कि हमें दिल्ली रास नहीं आ रही। तो एक दिन वैसे ही हम लोगों ने वहां अपना त्यागपत्र सौंपा। हमारे जो रिसर्च गाइड थे प्रोफेसर कृष्णन, उनको लगा कि शायद यहाँ कोई दिक्कत हो गई लैब में। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, आप 1 महीने और वेट करिए। अगर हम लोग डिसाइड कर चुके थे, हम लोगों ने छोड़ के हम लोग आ गए और वहाँ तैयारी शुरू की। रमेश के 3 अटेम्प्ट थे, उसे शायद जानकारी थी। उस समय 3 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे IFS और IAS के, फिर 2 अटेम्प्ट बाकी थे। खैर मन लगा के दिया गया। सब्जेक्ट हमारे जियोलॉजी बॉटनी थे और मैं सेकंड अटेम्प्ट में, यानी जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने फॉरेस्ट सर्विस का और सिविल सर्विस दोनों का इंटरव्यू दिया। लेकिन इत्तेफाक से नहीं हुआ। भाग्य भी काम करता है और हम बहुत पहले से मेंटली तैयार भी नहीं थे। लेकिन उसी साल फिर मेरा PPS में हो गया। पहली पोस्टिंग की यादें जहन में हमेशा रहती हैं जब तक आप नौकरी करते हैं। पहली पोस्टिंग में किस तरह की आपकी यादें थीं? बतौर पुलिस अधिकारी कोई आपने कामयाबी हासिल की हो जो आपको बाद में लगातार मोटिवेट भी करती रही हो, तो उस पोस्टिंग के बारे में प्लीज बताएं। देखिए, पहली पोस्टिंग हमारी सोनभद्र थी और वो पोस्टिंग मैं कभी भूल नहीं सकता। पहली पोस्टिंग कुछ खास इसलिए थी कि सोनभद्र में पहुंचा, वहाँ श्री KND द्विवेदी आज भी हैं, वो हमारे पहले SP थे और बड़े नामचीन पुलिस अफसर थे। PPS से प्रमोट होकर IPS हुए थे। उन्होंने मुझे दुद्धि सर्किल दी, एक देहात की बिल्कुल सर्किल है, दुद्धि उसका नाम है। और एक दिन कस्बे की कुछ महिलाएं जी, करीब 10, 12, 15 महिलाएं, वो मेरे आवास पर आ गई। बाहर आई तो उन्होंने कहा सब साहब से मिलना है, अपनी भाषा में। उनका सब साहब तो ऑफिस गए हैं, बल्कि ऑफिस क्या उन्होंने बताया कहीं बाहर गए हुए हैं और वो शाम को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घर में मैडम है क्या? उसने बल्कि अपने से कहा कि नहीं मैडम है, मेम साहब हैं। औरतें थी तो उन्होंने कहा मेम साहब से मिलवा देते हैं। तो खैर उनको बुला के लाया। उनको भी, हमारे श्रीमती जी को भी शायद लगा कि भाई ये मेरी शादी जिससे हुई है वो पुलिस में है, तो हो सकता है हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन इसमें हो। वो तुरंत बाहर आ गई। गेट पे एक तरफ वो, एक तरफ वो 10, 12, 15 महिलाएं। एक छोटी बच्ची को 11, 12 साल की, उसको आगे किया उन महिलाओं जी। और मेरी श्रीमती जी से ये कहा कि साहब वो फला आदमी है और वो विधायक का भाई है, उसने देखी मेरी बच्ची की क्या दुर्दशा की है। वो ब्लीड कर रही थी, कमर के नीचे से उसके शलवार और कपड़े जो भी गरीब लड़की ने पहन रखे थे सब खून से सने हुए। एकदम से श्रीमती जी हमारी डर गई।
बाकी महिलाओं ने बताया कि साहब वो शाम को हम लोग 6 बजे अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कितना देव खौफ था कृष्णा, उतना खौफ था। देव कृष्णा वो कह रही थी, बाद में पता लगा कि वो उसका नाम देव किशन गौड़ था जी। और उसके भाई सिटिंग विधायक थे उस समय। और अगला इलेक्शन जो है वो 4-5 दिन बाद वोटिंग होने वाली थी। तो उन्होंने बताया कि साहब उसे कोई भी महिला मिल जाए, उसमें कुछ 40-50 की भी महिलाएं थी। उन्होंने बताया कि एक दिन मुझे खींच ले गया था एक। तो ये सुनने के बाद वो फौरन वहां से घर के भीतर चली गई और उन्होंने भीतर से उसे लॉक कर लिया, बंद कर लिया। महिलाएं कहीं नहीं गई। वो सामने एक तालाब है वहाँ जो ऑफिशियल रेजिडेंस है सर्किल लॉस्टर का, उसके ठीक बाहर बड़ा सा तालाब है और महुए के पेड़ हैं 10-20, वहां जाके बैठ गई। मैं कोई 1 घंटे बाद जहाँ भी गया था टूर पे लौट के आया तो घर के भीतर गया, श्रीमती जी को आवाज लगाई, उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ऑल ओवर से पूछा उनका, मेम साहब कमरे के भीतर हैं, भीतर से लॉक था, ऐसा कभी होता नहीं था जी। दरवाजा खटखटाया, बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, डरी सहमी। उन्होंने कहा औरतों ने आपको कुछ बताया? मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने खिड़की से देखा है वो सामने बैठी हुई है, एक बार उनसे बात कर लीजिए, और ये तो बड़ी खराब जगह है, यहाँ तो विधायक का भाई है, वो किसी दिन मेरे ही घर में घुसाएगा तो मैं क्या करूंगा? अरे मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मैं बात करके बताता हूँ। मैं चला गया, वर्दी में था, महिलाओं के पास तक गया, वो भी बेचारी आ गई, उन्होंने सारी बात बताई। आप सोचिए उस 12 साल या 13 साल उम्र रही होगी बच्ची की, उसको देख के खून खौल गया, परेशान हो गया मैं। और मैं भीतर आया, हमने कहा तुम परेशान मत हो। मैं इंस्पेक्टर के पास गया, लालता प्रसाद पांडे मेरे इंस्पेक्टर थे, उनसे कहा मैंने कि इंस्पेक्टर साहब ये तो बड़ा अंधेर है, ये लोग बता रहे हैं रोज यही होता है, आपकी जानकारी में है? बोले साहब सब जानकारी में है, अब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखें। मैंने कहा आप ऐसी बात कर रहे हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ तक आई हैं, क्या बुरा हाल कर रखा है उस आदमी? कौन आदमी है? अरे बोले साहब वो शराब पी के धूम करता है, तो अब बस इलेक्शन खत्म हो जाए सर, काउंटिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तुमने कहा नहीं सोचता, तब नहीं देखेंगे, इसे आज ही देखेंगे और आप भी देखेंगे तो मैं भी देखूंगा। दूसरे या तीसरे दिन शाम को मेरा ड्राइवर था, जैसे मेरी पहली पोस्टिंग थी वैसे मेरे ड्राइवर की पहली पोस्टिंग थी, अब्दुल्ला उसका नाम जी। बाद में अभी 2-3 साल पहले वो बलिया में था, शायद एसपी बलिया का ड्राइवर। वो भाग के आया, बोले साहब वो जिसकी बात उस दिन महिलाएं कर रही थी कस्बे में, शराब की दुकान के सामने खड़ा हुआ है, 3-4 लोग उसके साथ। तो मैंने कहा अच्छा 1 मिनट बस वर्दी पहले, ये बात होगी 7 बजे की 8 बजे। मैं बैठा, 2 सिपाही बैठे और ड्राइवर साहब ने कहा ले चलो। पता लगा वहां से वो निकल गया है। फिर ढूंढना शुरू किया कहाँ गया होगा, ढूंढते 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 ये पता लगा कि वो किसी मोटरसाइकिल से कनहर पार करके उस तरफ गया है। अच्छा, उसके खिलाफ मुकदमे भी थे। सटीक सूचना थी आपके पास? हाँ, नहीं अब जब वो भी तो लगा हुआ था, मैंने कहा वो भी यंग था बिल्कुल जी, और पहली पोस्टिंग मेरे ही साथ हुई थी ड्राइवर की ट्रेनिंग करने के। जाहिर है कि आपके अंदर भी बेहद जोश रहा होगा। हाँ, हम भी हमको भी बात बहुत अखर रही थी, उसको भी ये बात बहुत अखर रही, क्योंकि जब मैं लौट के आया तो ड्राइवर तो साथ ही रहता है, ड्राइवर और 2 सिपाही वहां से उतरे, तब तक इन महिलाओं से बात उसने भी सुनी, देखा भी उसने। तो उसने कहा साहब कनहर चलते हैं, मतलब ले चलो देखो कहाँ तक मिलता है। गए वहां पर तो एक विंडमगंज चौकी है दुद्दी थाने की, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर थे, अब तो शायद नहीं है दुनिया में, यादव जी थे, राम गोपाल यादव। तो उनसे मैंने कहा कि इधर ही आया है भाई, इसको घेरो, इसने तो बड़ी अति कर रखी है। बहरहाल खैर वहाँ ढूंढते रहे और रात में 11:30 बजे उसकी लोकेशन मिली, यहाँ शराब पी के इधर से निकला है। हम लोग भागे, उसके पास सिंगल बैग बंदूक थी जी, और फिर उसने फायर किया, हम लोगों ने फायर किया, हम भी थे, राम गोपाल भी थे मेरे साथ 2। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि या तो भाग गया या फिर गिर गया वहीं पर। टॉर्च से नजदीक जाके देखा, उसे गोली लगी थी और वो मर चुका था। स्वर्गीय श्री KP सिंह साहब उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे सोनभद्र के, और वो एक्स आर्मी पर्सन थे, सिगार पीते थे, बड़ी अट्रैक्टिव उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी थी। और उन्होंने सब पब्लिक इकट्ठा हुई, पब्लिक ने वाह शुरू की, सब आतताई था मारा गया, गुंडा था मारा गया, और बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, ये वो अपना सब जैसे पब्लिक का रिएक्शन होता है। तो DM साहब बहुत खुश हुए, बड़ी शाबाशी दी उन्होंने। लेकिन कप्तान साहब की, मेरे SP साहब के मन में जरूर थोड़ा नाराजगी थी इस बात को लेकर, ये काम आपको 1 हफ्ते बाद करना चाहिए था, अगर करना ही था, और अगर कर ही रहे थे तो मुझे बता देता। लेकिन देखिए राजेश जी, यही खास बात है जो आपको भीड़ से अलग करती है। निजी पहलू की तरफ कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा। पुलिस में रहते हुए एक खास तरह की टाइप लाइफ होती है इंसान की, अपराधियों से पाला पड़ता है, क्राइम से पाला पड़ता है, समय आप बहुत नहीं दे पाते, कि पसंद नापसंद बहुत
बहुत मायने नहीं रखती। जी। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी की दिशा क्या है, क्या आप कर रहे हैं और कैसा जीवन गुजार रहे हैं आप? द्विवेदी जी देखिए, रिटायरमेंट के बाद महीना भर तो सबको लगता है कि थक गया हूँ, आराम करूंगा। जी जी जी। किसी के रिटायरमेंट के बाद जो एक्टिव सर्विस में रह के रिटायर होता है तो उसे लगता है, लेकिन उसके बाद समय सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, समय काटे नहीं करता है। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद एक तो मेरा रीअपॉइंटमेंट हुआ यूपीडा में, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी एक्सप्रेसवेज हैं उनका मैं नोडल अफसर हूँ, जो पोस्ट एक्सीडेंट मैनेजमेंट है, बाकी जो सिक्योरिटी है उसकी, सिक्योरिटी की जो पेट्रोल हैं, जितने कंट्रोल रूम हैं, इन सब का करीब 900 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे इस समय काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जी। ऑफिस का काम है, टूर है, तो इससे मैं अपने आप को उसी तरह इंगेज रखता हूँ जिस तरह मैं नौकरी में। लेकिन वहाँ ये था कि वहाँ रात का भी काम है, कब क्या सूचना आ जाए। मैं लगातार जिलों में रहा, जैसा आप जानते हैं मैं आईजी बरेली से रिटायर हुआ, उससे पहले डीआईजी बरेली था, उससे पहले एसएसपी मेरठ था, एसएसपी मेरठ से पहले एसएसपी अलीगढ़ था, एसएसपी अलीगढ़ से पहले एसएसपी लखनऊ था, एसएसपी सहारनपुर था। तो बड़े बड़ा बिजी शेड्यूल रहा जब मैं जिलों में रहा, बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन वहाँ ये है कि वहाँ दिन रात आपको अलर्ट रहना होता है, रात में भी सूचना क्राइम की। और अब शाम के बाद हम फिर जो क्राइम का चैनल अपना हमारा है किस्सा गोई, करीब 3.5 साल हो रहे हैं। मेरा पैशन है क्राइम में, केवल अपराध के सत्य घटनाएं हुई हैं आसपास। मैं रोज प्रतिदिन एक उसकी वीडियो अपलोड करता हूँ, प्रतिदिन। अच्छा। जो अपराध की घटना हुई है उससे क्या सबक मिलना चाहिए, किसकी गलती थी उसमें, परिवार की गलती थी, लड़के की थी, लड़की की थी, पुलिस वाले की गलती थी, उसको मैं लास्ट में 5-7 मिनट उसकी पूरी विवेचना करता हूँ। राजेश जी, आप अपने हैंडल का नाम फिर से बताइए और मैं अपील करना चाहूंगा जो लोग हमें सुन रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। ऐसा है, मेरा जो हैंडल है वो है IPS राजेश पांडे, यूट्यूब का हमारा हैंडल है। और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इसका जो प्रोग्राम है वो किस्सा गोई है, और उसमें सिर्फ किस्सा गोई के ही अंक हैं, करीब 1200 अंक हो गए हैं। प्रतिदिन एक के हिसाब से जोड़ लीजिए कितने जमाने से मैं करता हूँ। तो यूट्यूब का IPS राजेश पांडे। और जब मैं नौकरी में था तब मैंने शुरू किया था, कोरोना के पीरियड में, जब मैंने ये किताब, ये दोनों चीजें एक साथ शुरू की। खाली था, समय था, पूरा का पूरा समय इस तरह यूटिलाइज। और देखिए ये भी पता चल रहा है सुनने वालों को कि प्रयोगधर्मी है आप, यूट्यूब पर भी है, किताब भी आपने लिख दी है। संगीत सुनते हैं आप? हाँ बिल्कुल सुनता हूँ। किस तरह का संगीत सुनता हूँ? देखिए, हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, हमें सबसे ज्यादा पसंद जगजीत की गजलें हैं जी, मुकेश के गाने हैं, लता के पुराने गाने हैं। ये नए वाले शोर शराबे वाले ये पता नहीं यंग जनरेशन को पसंद होंगे, पसंद होने वालों को पसंद होंगे जी, लेकिन हम लोग जिस समय को जिए हैं वो इन्हीं लोगों का समय था, और वो कभी भी मानस पटल से उतरता नहीं है। संगीत वही ग्राह्य लगता है कि हाँ, ये आई एम एब्जॉर्बिंग इट। और संगीत आपको जिंदा रखता है, रिफ्रेश करता है, नई ऊर्जा से भरता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर सोचने की जो शक्ति, हम कहते हैं आप कोई भी गाना इस तरह का पुराना आप जी सुनिए, कोई बताए या ना बताए, लेकिन उस गाने से आप अपने आप को, कोई 5% रिलेट करता है, कोई 10%, कोई 50%, कोई 90% तक उस गाने की जो कथानक है उससे अपने आप को रिलेट करता है। फिर वो उस जमाने में भागता है, उसके साथ क्या हुआ, तो वो आपको सोचने को मजबूर करता है। वो गाना, वो संगीत जब आप सुनते हैं, बिल्कुल जब जोड़ता है आप, और उस वक्त आप भी अपना पास देखते हैं कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, ये क्या कह रहे हैं। उस वक्त के राजेश जी जो बोल होते थे बहुत अच्छे होते थे, गहराई होती थी, उनमें शायरी होती थी, कंपोजिशन भी उतनी कमाल की होती थी जी। वो चीजें अब कम दिखती हैं। एक आखिरी सवाल जी जी बोलना चाह रहे हैं। आईजी बरेली से आप रिटायर हुए, बरेली में हमारे सबके एक बड़े महबूब शायर वसीम बरेलवी साहब रहते हैं जी। कभी उनसे राब्ता हुआ, कुछ मुलाकात हुई, कभी शायरी पे कोई चर्चा हुई? बहुत बार उनसे मुलाकात हुई, आज भी वो मेरे संपर्क में, मैं आज भी उनके संपर्क में। बहुत बड़ी शख्सियत, बेशक। मैं उनके घर गया, कई बार गया। तमाम उनके यहाँ उर्दू अदब के और शायर जब इकट्ठा, घर पे जब इकट्ठे होते थे, किसी फंक्शन में नहीं, बता देते कि राजेश जी फला आएंगे, बैठता था, घंटा 2 घंटा उनकी बातें सुनता था। अपनी नई पुरानी बहुत पुस्तकें जिसकी प्रतियां उनके यहाँ उपलब्ध थी, वो हर बार मुझे भेंट करते थे, और उनकी जो प्रतियां हैं वो सब हमने बहुत संभाल के रखी हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे सबसे पसंदीदा शायर, गीतकार, गीत ऋषि नीरज जी।
वाह। मैं जब अलीगढ़ में पोस्ट हुआ, नीरज जी को जब मैं अपनी जवानी में, जब हम पुलिस में नहीं थे, तो नीरज जी का जब कभी भी बड़ा कवि सम्मेलन होता तो ये पता लगता था कि नीरज जी आए हैं, तो उसको सुनने जरूर जाता था। और इत्तेफाक ये देखिए कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली में, वहाँ रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में, तो सोनभद्र में टाउन एरिया के चेयरमैन हुआ करते थे अजय शेखर जी रॉबर्ट्सगंज। वो नीरज जी के बहुत व्यक्तिगत मित्र थे और बहुत ही कविता धर्मी व्यक्ति थे। तो वो साल में एक बार वो कवि सम्मेलन कराते थे और इनको बुलाते थे। मेरे वहाँ ज्वाइन किए हुए रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र में बहुत थोड़ा सा दिन हुआ था, हमारे ख्याल से वही महीना 1.5 महीना हुआ था। तब तक नीरज शेखर साहब के टाउन एरिया के चेयरमैन के हरकारे आए, उनका साहब कवि सम्मेलन है, और उन्होंने कहा कौन कौन आ रहा है, उन्होंने कहा नीरज जी आ रहे हैं। बस मैं लोकल अफसर था, वहाँ वर्दी वाला अफसर था, सर्किल अफसर था, तो मुझे मंच पे बिठाया गया। मैं मंच पे खिसकते नीरज जी के पास आ गया, उनको देखता रहा, निहारता रहा। फिर लखनऊ जब पोस्ट हुआ तो लखनऊ महोत्सव में हर साल हुआ थे, तो मिलता रहा, लेकिन बस वही शायरे मुशायरे कवि सम्मेलन में ही उनको सुनता रहा और उनको देखता रहा, उनकी कविताओं की गहराई में डूब जाता रहा। अलीगढ़ जब मैं पहुंचा एज SSP अलीगढ़, ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे मैंने अपने ड्राइवर से कहा यार नीरज जी के यहाँ ले चल। उनका नंबर मेरे पास नहीं था ना, मुझे उनके घर का आइडिया। तो मेरे ड्राइवर ने कहा साहब ये कौन है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अलीगढ़ की इतनी बड़ी हस्ती, तो वैसे तो उनसे बड़ा गीतकार नहीं हुआ ही नहीं इतिहास में कोई नहीं, लेकिन और वो अलीगढ़ के रहने वाले। मेरा ड्राइवर कह रहा है कि नहीं साहब नहीं जानते कौन है। मेरे पास इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स का नंबर था, सिविल लाइन्स में उनका घर है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा साहब नीरज जी कहीं यहीं रहते हैं? उसने कहा सब पूछ के पता था, यानी उसको भी नहीं पता। खैर किसी से पूछ पाछ के उसने किसी फील्ड के किसी आदमी से पूछा होगा। मैं नीरज जी के घर पहुंचा। सिविल लाइन्स के मुख्य मार्ग से आप बाएं मुड़ेंगे और फिर थोड़ा आगे जाके बहुत सकरी गली में फिर बाएं मुड़ेंगे। उनका एक पुराना सा मकान है, सामने खड़ी की जगह, एक कमरे में, उनके कमरे में AC नहीं था, कोई पलंग नहीं था, एक तखत थी, उस पर एक बहुत पतला सा गद्दा और दरी बिछा हुआ था और एक चादर। तमाम टूटे फूटे सामान सब वहाँ पड़े हुए थे। कूलर लगा हुआ और चारों के लिए ब्लोअर नहीं था, वो जो हॉट रॉड वाला नहीं होता, एक रिफ्लेक्टर टाइप का, वो हीटर था, रूम हीटर। बड़ा सा मकान था, बड़ी तो उससे मिले। आते ही मैंने फेसबुक पोस्ट किया था, मेरा जो फेसबुक ID है आप देखिएगा, मैंने पहली पोस्ट किया कि आज मैं धन्य होगा, आज नीरज जी के सामने बैठा रहा। और उसके बाद से जब तक मैं वहाँ पोस्ट रहा, लगभग हर हफ्ते में उनके पास जाता और उनसे जो कुछ भी बात होती थी उसको फेसबुक पे लिख देता। जो छोटी मोटी बात होती थी उसको तमाम बातें हुई। धीरे धीरे वो खुलते गए और फिर बहुत तमाम बातें। और उनका अंतिम जन्मदिन, उनके बेटे उस समय नहीं थे, कोई आया नहीं था, एक डोमेस्टिक हेल्प है नेपाल का फैमिली की, वो रहती थी। तो मैंने कहा कि शाम को हम लोग आएंगे, और कोई तो वहाँ था नहीं। हमारे PRF थे जो इस समय SP हैं रायबरेली में, यशवीर, ये थे। SP सिटी थे अतुल श्रीवास्तव जो एडिशनल हैं शायद रामपुर में। ये इस तरह से जितने अधिकारी थे शहर में मौजूद, उन सबको ले गया। अच्छा राजेश जी, नीरज जी के साथ अच्छी बुरी बात क्या ही कहें, शंकर जयकिशन जी जब तक थे मुंबई में बतौर कंपोजर, उन्होंने फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने लिखे। कब लिखे, लेकिन जितने लिखे वो एक तरह से अमर हैं आज की तारीख में गाने। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, ए भाई जरा देख के चलो, बहुत सारे। लेकिन नीरज जी के गाने हैं, और उनका अगर आप देखें फिल्मों में गीतों का सक्सेस रेट तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन जितने लिखे बेहतरीन लिखे। असल में उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया एक्चुअली वो शंकर जयकिशन में जी जो जोड़ी थी संगीतकार की, उनमें से एक का निधन हुआ, उनका भी मन उचट गया, वो वापस कविता के मंच पे आ गए। यही मैं भी जानता था, लेकिन उन्होंने कुछ और बात बताई जी। एक बार मैंने उनसे ऐसे बात से, बाहर हल्की सी गुनगुनी धूप थी, बैठे हम लोग, चाय मंगाई उन्होंने, मिठाई मंगाई। दादा मैं कहता था, मैंने कहा दादा ये बताओ कि ये जिस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं और बज रहे हैं तो बड़ा शर्म आती है, आप क्यों नहीं आप जाते हैं दोबारा? अब आपको कौन सी कमी है? वहाँ आपको रहने का सब इंतजाम हो जाएगा, जैसे यहाँ रहते हैं वहाँ रखिए, तो कम से कम कुछ लिखेंगे तो नौजवान पीढ़ी आपको सुनेगी। तो उन्होंने कहा राजेश जी कहते, राजेश जी मैंने कसम खाई, मैं दोबारा लौट के बम्बई नहीं जाऊँ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बस बोले हो गया, मेरे साथ बहुत धोखा किया। उस दिन कुछ नहीं बताया, फिर आगे के कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि मुझे कपूर फैमिली ने बहुत धोखा दिया। उनका नीरज साहब का एक दोहा मुझे बड़ा पसंद है कि तन से भारी मन है, इसे समझ ले खूब,
मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाए डूब। ठीक बात। क्या गहरी बात, क्या फिलॉसफी। बहुत बहुत बहुत। तो इस तरह से उनका मैं मेरे सबसे पसंदीदा, सबसे प्रिय, सबसे पूज्य और सबसे ज्यादा मैं जिस हृदय में रखता हूँ, मानता हूँ, वो नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी। वसीम बरेलवी साहब का कोई शेर जो आपको रह रह के याद आता हो? देखिए, उनका वही एक शेर हमेशा याद रहता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। बहुत मशहूर शेर, बेहद मशहूर। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह, क्या सच्चा शेर है। और ये मतलब अजर अमर टाइप का शेर है। ये कभी ये जब भी जरूरत पड़ती है लोग कोट करते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, वो व्यक्तिगत संबंधों पे, प्यार पे, बहुत ही मीठे इंसान है और उनका स्नेह मुझे भी प्राप्त है। मैं जब भी बात करता हूँ बड़े स्नेह से बात करते हैं। लेकिन मैं एक आपके अनुभव में बात जोड़ दूं, अलीगढ़ शिफ्ट होने से पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी धरती से हूँ जहाँ नीरज जी का जन्म हुआ। इटावा को लोग मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जानते हैं। मैं कहता हूँ मुलायम सिंह जी और गोपाल दास नीरज दो बड़ी शख्सियत। बिल्कुल। तो महेवा ब्लॉक के पास पुरौली गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर अजीतमल कस्बा है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं वसीम बरेलवी साहब का, आपकी इजाजत हो तो आखिरी में हम बाइंड अप करें इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को। एक शेर आपको सुना दूं जी। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे बात करके, और उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं, उन्होंने सुना है पॉडकास्ट, उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत वक्त दिया आपने, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप कुछ नया सोचते रहें, लिखते रहें, बुनते रहें, कुछ नया करते रहें, प्रयोग धर्मी रहें। सेहत सलामती की दुआओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।